हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक के 4th चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स। सो ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में आप लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE का जो टाइम पीरियड था एंड इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ था एंड उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट बिलीव्स थे, उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट थॉट्स थे, सो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो बेसिकली बुद्धिज़्म रिलीजन के ऊपर है। बट बुद्धिज़्म रिलीजन या फिर ट्रेडिशन के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में दूसरे जितने भी ट्रेडिशन का इमर्जेंस हुआ था, सो उन सारी ट्रेडिशन के बारे में भी आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है द बैकग्राउंड सैक्रिफाइस एंड डिबेट। सो इस टॉपिक में आप लोग 6th सेंचुरी BC से पहले का जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हो। यानी कि जिस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यू ट्रेडिशन का इमर्जेंस नहीं हुआ था, जिस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे रिलीजन या फिर ट्रेडिशन का इमर्जेंस नहीं हुआ था, सो इस टॉपिक में आप लोग उसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हो। सो इस टॉपिक में आप लोग इस पूरे ही चैप्टर के एक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हो। सो उस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 6th सेंचुरी BC से पहले के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी तरीके के सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किए जाते थे, यानी कि किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता था, किस तरीके से दान दक्षिणा या फिर हवन वगैरह किया जाता था, सो उसके बारे में आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे। और साथ ही साथ इस टॉपिक में आप लोग डिबेट्स के बारे में भी पढ़ोगे, यानी कि किस तरीके से पहले के टाइम पीरियड में यानी कि 6th सेंचुरी BC से पहले के टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे एंड इन्हीं सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन की वजह से ही हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग ट्रेडिशन का इमर्जेंस देखने को मिलता है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोग अपने सेकेंड टॉपिक में पढ़ने वाले हो। सो नाउ अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो मिड फर्स्ट मिलेनियम BC। सो ये जो टाइम पीरियड था यानी कि 5th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड था, सो इसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में। सो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की गई है। सो 5th सेंचुरी BC को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वेरएज अगर हम लोग अर्ली इंडियन हिस्ट्री की बात करें, सो अर्ली इंडियन हिस्ट्री में 6th सेंचुरी BC को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सो आखिर 5th सेंचुरी BC को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? सो इसका रीज़न ये है कि इस टाइम पीरियड के दौरान हमें अपने पूरे ही वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कई सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स या फिर इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ईरान की बात करें, सो ईरान में इसी टाइम पीरियड के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर का इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम था ज़राथुस्त्रा। एंड इवन जोरास्ट्रियनिज्म जो रिलीजन है ये उनके स्पिरिचुअल फाउंडर थे। जो पारसी धर्म है सो उसके ये स्पिरिचुअल फाउंडर थे। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें, सो चाइना में हमें इसी टाइम पीरियड के दौरान कॉन्गजी नाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज फिलोसोफर का इमर्जेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रीस की बात करें, सो ग्रीस में सोक्रेटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जैसे जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, सो उनका इमर्जेंस होता है। एंड फाइनली अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, सो इंडिया में लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध जैसे जो इंपॉर्टेंट थिंकर थे, जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, उनका इमर्जेंस होता है। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स या फिर इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, जिनका हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है 5th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान, सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स बेसिकली हमारे एग्जिस्टेंस के मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एग्जिस्टेंस के मिस्ट्री यानी कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो लाइफ है या फिर जो क्रिएशन है, इसका मिस्ट्री क्या है, इसका रहस्य क्या है, हमारा लाइफ क्या है। सो ये सारी जो फिलोसफिकल बातें हैं, सो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ये सारे ही लोग ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर के बीच के रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि एक ह्यूमन बींग का, एक मानव का
कॉस्मिक ऑर्डर के साथ यानी कि यूनिवर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, गॉड के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सो ये सारी जो फिलोसफिकल मैटर्स या फिर जो फिलोसफिकल बातें हैं, सो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। एंड एज आई हैव सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि ये जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी C, सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ना सिर्फ कल्चरल डेवलपमेंट्स होता है बल्कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है एंड सोसाइटी में भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ का भी इमर्जेंस होता है, डेवलपमेंट होता है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एंड इसके अलावा हमारी सोसाइटी में जो सोशल लाइफ था एंड जो इकोनॉमिक लाइफ था वो भी चेंज हो रहा था इसी टाइम पीरियड के दौरान। सो 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी C का जो टाइम पीरियड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हमारे अर्ली इंडियन हिस्ट्री का। सो ये सारे जितने भी थिंकर्स थे, सो यहाँ पे स्पेशली अब हम लोग इंडियन थिंकर की बात करते हैं। सो लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध जैसे जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर या फिर जो इंपॉर्टेंट थिंकर थे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, सो वे लोग इन सारे डेवलपमेंट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। सो ये था इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.1 द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि 6th सेंचुरी BC से पहले का जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन से ट्रेडिशन को फॉलो किए जाते थे, कौन से सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किए जाते थे, यानी कि किस तरीके से पूजा पाठ होता था, किस तरीके से यज्ञ वगैरह किया जाता था। सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग टॉपिक नंबर 2.1 में पढ़ने वाले हैं। सो 6th सेंचुरी BC से पहले का जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड में भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे थॉट थे, कई सारे ऐसे रिलीजियस बिलीफ थे या फिर प्रैक्टिसेस थे जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते थे। जिन सारे थॉट को, जिन सारे बिलीफ को लोग प्रैक्टिस किया करते थे, लोग फॉलो किया करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। सो इस चीज़ को मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाती हूँ। सो 6th सेंचुरी BC से पहले का जो टाइम पीरियड था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सो उस टाइम पीरियड को बेसिकली वैदिक एज कहा जाता था। सो वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान ऐसे कई सारे ट्रेडिशन थे जिन सारे ट्रेडिशन को लोग फॉलो किया करते थे। सो वैदिक एज ये जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड में भी हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है। सो पहला पार्ट है द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन एंड इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC एंड दूसरा जो पार्ट है वो है लेटर वैदिक ट्रेडिशन एंड इसका फेस है फ्रॉम 1000 BC टू 6th सेंचुरी BC। सो बेसिकली 6th सेंचुरी BC से पहले हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो वैदिक एज का टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड में जो भी ट्रेडिशन होते थे, जो भी सैक्रिफाइसेस होते थे, सो उन्हीं सारी चीज़ों को लोग फॉलो करते थे। सो आखिर हमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के बारे में किस तरीके से पता चलता है? सो हमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के बारे में ऋग्वेद से पता चलता है। सो ऋग्वेद हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला रिलीजियस टेक्स्ट था जिसको कंपोज किया गया था बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC, यानी कि जब अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड चल रहा था, सो इसी टाइम पीरियड के दौरान ऋग्वेद को कंपोज किया गया था एंड ऋग्वेद से ही हमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो आखिर ऋग्वेद में क्या कुछ कंटेन रहता है? सो ऋग्वेद में बेसिकली हमें हाइम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ श्लोक देखने को मिलते हैं एंड ये सारे जो हाइम्स थे ये बेसिकली अलग अलग डीटीज यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के प्रशंसा में ही लिखे गए थे, जैसे कि स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम। सो ये 3 जो इम्पॉर्टेंट डीटीज है, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट देवी देवता है, सो इन्हीं की प्रेज में यानी कि इन्हीं की प्रशंसा में जो ऋग्वेद है उसमें हाइम्स वगैरह लिखे गए थे। सो ये सारे जो हाइम्स थे, सो इन सारे हाइम्स को चैंट किया जाता था, यानी कि इन सारे हाइम्स को बोला जाता था, इन सारे मंत्रों का जाप किया जाता था जब भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, यानी कि जब भी पूजा पाठ या फिर कुछ भी हवन वगैरह किया जाता था। सो उस टाइम पीरियड में ऋग्वेद में जो भी हाइम्स वगैरह लिखा गया है, सो उन सारे हाइम्स को बोला जाता था, चैंट किया जाता था। सो आखिर लोग इन सारे हवन को क्यों करते थे, इन सारे सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म क्यों करते थे? सो वे लोग बेसिकली देवी देवताओं से प्रेयर्स करते थे, जैसे कि अपने कैटल के लिए, सन के लिए यानी कि बेटों के लिए, ताकि उनका जो वंश है वो कंटिन्यू हो सके।
इसके अलावा अपने गुड हेल्थ के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए। सो इन सारी डिमांड्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लोग जो होते थे वो लोग प्रेयर करते थे। एंड वो लोग किस तरीके से प्रेयर करते थे? सो वो लोग बेसिकली हवन करके यानी कि सैक्रिफाइस करके ही प्रेयर किया करते थे। एंड सैक्रिफाइस के दौरान इन्हीं सारे हाइम्स को बोला जाता था ना। नेक्स्ट हमें लेटर वैदिक ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो सबसे पहले हमने अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के बारे में बात किया कि अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में किस तरीके से सैक्रिफाइस को परफॉर्म किया जाता था ना। नेक्स्ट हमें लेटर वैदिक ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो एट फर्स्ट यानी कि जब अर्ली वैदिक ट्रेडिशन या फिर अर्ली वैदिक एज था, सो उस टाइम पीरियड में जितने भी सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किए जाते थे, जितना भी पूजा पाठ या फिर हवन वगैरह किया जाता था, सो वो कलेक्टिवली किया जाता था, यानी कि बहुत सारे लोगों द्वारा एक साथ किया जाता था। बट लेटर फेज में यानी कि लेटर वैदिक ट्रेडिशन में या फिर टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है? एंड एज आई हैव सेड कि लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था फ्रॉम 1000 BC टू 500 BC ऑनवर्ड। सो इस टाइम पीरियड के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि बेसिकली पहले लोग कलेक्टिवली सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, बट अब लोग इंडिविजुअली सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हाउस होल्ड का जो भी हेड होता है, जिसको बेसिकली गृहपति कहा जाता है, यानी कि घर का, परिवार का जो भी ओनर होता है, जो भी हेड होता है, सो वे लोग अपने डोमेस्टिक यूनिट के वेलबिंग्स के लिए यानी कि अपने घर परिवार के वेलबिंग्स के लिए, अच्छाई के लिए वे लोग इन सारे सैक्रिफाइसेस को इंडिविजुअली परफॉर्म करते थे। सो लेटर वैदिक एज के दौरान हमें और भी कई सारे इलेबोरेट सैक्रिफाइस यानी कि कई सारे कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइस का भी एविडेंस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजासुआ एंड अश्वमेधा। सो राजासुआ, ये जो यज्ञ है, ये जो सैक्रिफाइस है, ये तब किया जाता है जब किसी भी राजा का राज्य अभिषेक होता है, यानी कि जब भी किसी भी राजा को मुकुट पहनाया जाता है, जब कोई भी जो प्रिंस है वो एक राजा बनता है, सो उसी टाइम पीरियड के दौरान राजासुआ, ये जो यज्ञ है, इसको परफॉर्म करवाया जाता है। इसके अलावा अश्वमेध, सो ये जो यज्ञ होता है, इस यज्ञ में हॉर्स का सैक्रिफाइस दिया जाता है, यानी कि हॉर्स का बलि वगैरह चढ़ाया जाता है। सो ये सारी जो कुछ इलेबोरेट सैक्रिफाइस थे, सो वो लेटर वैदिक ट्रेडिशन में या फिर एज में परफॉर्म किए जाते हैं बाय द चीफ एंड किंग। सो चीफडम का जो चीफ होता है या फिर किंगडम का जो किंग होता है, उन्हीं के द्वारा ये सारे इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाया जाता है। बट ये लोग खुद से इन सारे सैक्रिफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि ये लोग ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, यानी कि जितने भी ब्राह्मण प्रीस्ट थे, जो भी पंडित वगैरह है, सो वही लोग इन सारे रिचुअल को परफॉर्म करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.1 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सैक्रिफाइस के बारे में जाना, सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन के बारे में जाना, जो कि पहले के टाइम पीरियड में किया जाता था ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.2 न्यू क्वेश्चन। सो इस टॉपिक में हम लोग कई सारे नए क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वो जो वैदिक एज का टाइम पीरियड था, एंड वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान जब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, जब धीरे धीरे जो टाइम पीरियड था वो आगे बढ़ रहा था, सो उस टाइम पीरियड में ऐसे कई सारे लोग थे जिनके मन में कई सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे। सो इस टॉपिक में हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जब हिस्टोरियंस ने उपनिषद को पढ़ा, सो उपनिषद एक रिलीजियस टेक्स्ट है जिसको कंपोज किया गया था 6th सेंचुरी BC के बाद से। सो उपनिषद ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है, सो जब हिस्टोरियंस ने इस रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा, सो उन्हें ऐसे कई सारे आइडियाज़ मिले, जिन सारे आइडियाज़ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के जो लोग थे, वे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कुछ क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा लाइफ है, आखिर इसका मीनिंग क्या है, हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डेथ के बाद, मरने के बाद भी क्या आफ्टर लाइफ होता है, क्या आफ्टर लाइफ का कोई भी पॉसिबिलिटी होता है, या फिर रीबर्थ यानी कि क्या किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन था दैट वाज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, यानी कि जो एक्शन, जो कर्म आप लोग इस दुनिया में करते हो, इस जीवन में करते हो, क्या उसी के ऊपर आपका जो रीबर्थ है, आपका जो पुनर्जन्म है, वो डिपेंड रहेगा। सो अगर आप इस जन्म में अच्छा कर्म करते हो, सो आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा, जो आपका पुनर्जन्म होगा, उसमें आपको अच्छा फैमिली वगैरह मिलेगा। एंड अगर आप इस जन्म में बुरे कर्म को करते हो, सो उसका प्रभाव आपको अपने नेक्स्ट जन्म में भी देखने को मिलेगा। सो ये सारे जो क्वेश्चन थे, सो ये सारे क्वेश्चन लोगों के मन में अराइज हो रहे थे, एंड लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो ये सारे जो इश्यूज थे,
ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिबेट किए जाते थे, हॉटली डिबेट किए जाते थे। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जैसे कि लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध, सो वे लोग बेसिकली इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना चाहते थे। वे लोग इन्हीं सारी चीज़ों को समझना चाहते थे एंड वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को एक्सप्रेस करना चाहते थे। अल्टीमेट रियलिटी यानी कि परम सत्य, यानी कि आखिर रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है, अल्टीमेट गॉड कौन है। सो ये सारे जो कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन है, सो इन सारे क्वेश्चन के ही आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ऐसे लोग जो कि वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, जो कि वैदिक ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, सो वे लोग भी कुछ ऐसे क्वेश्चन को अराइज करते हैं जैसे कि क्या कोई सिंगल अल्टीमेट रियलिटी होता है या फिर नहीं, यानी कि क्या सच में कोई एक सिंगल गॉड होता है या फिर नहीं। साथ ही साथ वे लोग इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन है, सो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस, इसका भी कोई इंपॉर्टेंस है या फिर नहीं, यानी कि हम लोग ऐसे ही सिर्फ सैक्रिफाइस को परफॉर्म कर रहे हैं, सो इसका क्या हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट सच में देखने को मिलता है या फिर नहीं। सो ये सारे जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है, सो 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान लोगों के माइंड में यही सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं एंड लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.2 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशन। सो लास्ट टॉपिक में हमने कई सारे क्वेश्चंस के बारे में जाना। सो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस थे एंड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। सो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारे डिबेट एंड डिस्कशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हिस्टोरियंस को जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें उन सारे डिस्कशन एंड उन सारे डिबेट्स का एक ग्लिम्स मिलता है, यानी कि एक आइडिया मिलता है, एक प्रूफ मिलता है। सो उन सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लगभग 64 सेक्ट या फिर 64 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मेंशन किया गया है। सो सेक्ट या फिर स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वे, जिस तरीके से आप सोचते हो, आपका जो फिलॉसफी है, आपका जो थिंकिंग है, सो उसी को सेक्ट या फिर स्कूल ऑफ थॉट कहा गया है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे 64 स्कूल ऑफ थॉट थे, यानी कि ऐसे अलग अलग लोग थे जिनका अलग अलग थिंकिंग था वर्ल्ड को लेकर, गॉड को लेकर। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इन 64 सेक्ट के बारे में ही मेंशन किया गया है। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे 64 सेक्ट को फॉलो करने वाले जो भी लोग थे, जो भी टीचर्स थे, वे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते थे एंड वे लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, या फिर कोई भी जो ले पर्सन है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनको धर्म के बारे में, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो उन सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। यानी कि ये सारे जो टीचर्स थे जो कि अलग अलग सेक्ट को फॉलो करते थे, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बिलीव करते थे, सो ये लोग ये चाहते थे कि दूसरे सेक्ट या फिर दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करने वाले जो लोग हैं, या फिर जितने भी ले पर्सन है, जितने भी कॉमन पीपल है, वे लोग इस बात को समझे कि मेरा जो फिलोसफी है वो क्या है, हम जिस तरीके से वर्ल्ड को समझते हैं, मेरा जो आइडियाज़ है, मेरा जो फिलोसफिकल थॉट है, सो इन सारे थॉट को वो दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते थे। सो आखिर ये जो डिबेट एंड डिस्कशन होता था अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर, अलग अलग सेक्ट के ऊपर, सो आखिर ये सारे डिबेट एंड डिस्कशन किस जगह पे किया जाता था। सो ये सारे जो डिबेट्स होते थे वो बेसिकली कुटाग्रहशाला में किया जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, यानी कि एक ऐसा हट जिसका जो रूफ है, जिसका जो छत है वो थोड़ा सा पॉइंटेड है। सो एक ऐसे ही हट में ये सारे डिबेट एंड डिस्कशन को किया जाता था। एंड कुटाग्रहशाला के अलावा ग्रुप्स में भी, यानी कि पेड़ों के नीचे भी डिबेट एंड डिस्कशन को किया जाता था। एंड ये सारे जो ग्रुप्स होते थे, इसमें बेसिकली जितने भी मैंडिकेट्स यानी कि साधु संत जो होते थे, या फिर जो मॉन्क वगैरह होते थे, सो वे लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते थे, सो ट्रैवलिंग के दौरान वे लोग इन्हीं सारे ग्रुप्स में रुकते थे, इन्हीं सारे ग्रुप्स में रेस्ट लेते थे। सो उन्हीं सारे ग्रुप्स में भी डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता था। नाउ नेक्स्ट हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बता रखा है कि जब भी लोगों के बीच में डिबेट एंड डिस्कशन होता था, जब भी फिलोसोफर्स के बीच में डिबेट एंड डिस्कशन होता था, सो उस दौरान जब एक फिलोसोफर दूसरे फिलोसोफर से जीत जाता था, यानी कि मान लीजिए कि कुटाग्रहशाला में दो फिलोसोफर के बीच में डिबेट हो रहा है किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को लेकर, सो इन दोनों ही फिलोसोफर में से कोई भी एक फिलोसोफर जीत जाता था इन कन्विंसिंग हिज राइवल, यानी कि दूसरे फिलोसोफर को कन्विंस करने में अगर वो जीत जाता था,
अगर वो दूसरे फिलोसोफर को समझा देता था कि मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेस्ट है। सो ऐसे सिचुएशन में दूसरे फिलोसोफर का जितना भी फॉलोवर होता था वो पहले फिलोसोफर के डिसाइपल बन जाते थे, यानी कि फॉलोवर बन जाते थे। सो इस तरीके से कोई भी जो सेक्ट था, कोई भी जो स्कूल ऑफ थॉट था, वो डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू ही और ज़्यादा ग्रो करता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये सारे जितने भी टीचर्स थे, ये सारे जितने भी फिलोसोफर थे, सो उन्हीं में से लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध भी इसी तरीके के टीचर्स हुआ करते थे, इसी तरीके से फिलोसोफर हुआ करते थे। सो लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध ने इवन वेदा का जो अथॉरिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया था, यानी कि ये जो ऋग वेदा है एंड इसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट वेद है जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया था, सो वेदों के अथॉरिटी के ऊपर, यानी कि वेदास में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध ने क्वेश्चन किया था। सो लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध जैसे जो फिलोसोफर थे, सो वे लोग इंडिविजुअल एजेंसी यानी कि इंडिविजुअल एक्शन को ज़्यादा एम्फोसाइज देते थे, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। दैट मीन्स कि लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध का ये मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम मैन की बात करें या फिर वुमेन की बात करें, सो किसी भी व्यक्ति को अगर लिबरेशन चाहिए यानी कि मुक्ति चाहिए फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, यानी कि वर्ल्ड में जितना भी दुख है, जितना भी तकलीफ है, जितना भी मोह माया है, सो अगर इन सारी चीज़ों से किसी भी व्यक्ति को अगर लिबरेशन चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अगर मुक्ति चाहिए, सो उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, एंड वो है इंडिविजुअल एजेंसी, यानी कि आपका जो एक्शन है, आपका जो कर्म है, स्ट्राइव का मतलब होता है आपका जो कर्म है, आपका जो एफर्ट है, सो वही आपको लिबरेशन दिला सकता है, वही आपको मुक्ति दिला सकता है। सो अगर किसी भी व्यक्ति को इस वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए आपका जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप एफर्ट लगाते हो, अगर आप अपना जो कर्म है उसको अच्छी तरीके से करते हो, देन आपको इस वर्ल्ड से लिबरेशन मिल जाएगा, इस वर्ल्ड से मुक्ति मिल जाएगा। सो ये जो आइडिया था ये ब्राह्मण्स के आइडिया से बिल्कुल अपोजिट था। सो ब्राह्मण का जो पोजीशन था या फिर ब्राह्मण्स के जो आइडियाज थे, जिन सारे आइडियाज को उन्होंने जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट में लिखा था, सो उन लोगों का क्या मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय हिज और हर बर्थ इन स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है वो किस जेंडर में होता है, किस कास्ट में होता है। सो यही चीज डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस किस तरीके से होगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कर्म किस तरीके से होगा। सो कोई भी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जिस भी कास्ट में जन्म लेता है, जिस भी वर्ण में या फिर जिस भी जेंडर में जन्म लेता है, सो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने कर्म को करना है एंड उसी के द्वारा उसको लिबरेशन मिलेगा, उसको मुक्ति मिलेगा। सो ये ब्राह्मण्स का मानना था। सो ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, सो इन सारे आइडियाज से बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हमें लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध के देखने को मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म जैसे जो ट्रेडिशन या फिर जो रिलीजन थे उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड बहुत सारे लोगों ने अपना जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट भी कर लिया था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.3 भी कंप्लीट होता है। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व। सो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आज के टाइम पीरियड में भी हमारे पास जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिन सारे टेक्स्ट को बुद्धिस्ट लोगों द्वारा लिखा गया था, सो आखिर उन सारे टेक्स्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, एंड आज के टाइम पीरियड में भी किस तरीके से वे सारे ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है। सो गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम में जितने भी टीचिंग्स दिए थे अपने फॉलोअर्स को, सो वो सारे ही टीचिंग्स उन्होंने ऑरली ही दिया था, यानी कि गौतम बुद्ध अपने मुंह से बोल के ही अपने फॉलोअर्स को टीच किया करते थे थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। यानी कि गौतम बुद्ध जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने फॉलोअर्स के साथ डिस्कशन करते थे या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करते थे, सो उसी के थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को अपना जो टीचिंग्स है, अपना जो आइडियाज है वो शेयर किया करते थे। सो ऐसे मैन एंड वेमेन जो कि इन सारे डिस्कशन को, इन सारे स्पीच को अटेंड करते थे, सो स्पीच को अटेंड करने के बाद वे लोग जो कुछ भी सुनते थे, गौतम बुद्ध के जो भी टीचिंग्स होते थे, जो भी आइडियाज होते थे, सो जब ये सारे मैन एंड वेमेन उन सारे आइडियाज को सुनते थे, उन सारे स्पीचेस को सुनते थे, एंड सुनने के बाद वे सारे मैन एंड वेमेन अपने में उन सारे आइडियाज को डिस्कस करते थे, उन सारी टीचिंग्स को डिस्कस करते थे। सो गौतम बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स है वो बेसिकली ऑरली ही पहले ट्रांसमिट होते थे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सो जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे, सो उस टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध के जितने भी स्पीच थे, जितने भी टीचिंग्स थे, वो कभी भी लिखा नहीं गया था। बट गौतम बुद्ध के डेथ होने के बाद, जो कि माना जाता है कि 5th से लेकर 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान ही गौतम बुद्ध का डेथ हुआ होगा,
सो गौतम बुद्ध के डेथ होने के बाद उनके जितने भी टीचिंग्स थे, उनके जितने भी आइडियाज थे, सो उन सारे टीचिंग्स को उनके डिसाइपल द्वारा, उनके फॉलोवर द्वारा कंपाइल किया गया था, यानी कि कंपोज किया गया था एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली। सो आज के टाइम पीरियड में बिहार में वैशाली का जो एरिया है, जो रीजन है, तो उसी को पाली लैंग्वेज में वैशाली कहा जाता था। सो वैशाली में ही जितने भी सीनियर या फिर जो एल्डर मॉन्क्स थे, सो मॉन्क्स बेसिकली उन्हीं सारे फॉलोअर्स को ही कहा गया है जो कि बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। सो उन सारे मॉन्क्स के द्वारा ही उनके टीचिंग्स को कंपोज किया गया था टेक्स्ट के रूप में। सो गौतम बुद्ध के जितने भी कंपाइलेशन थे, जितने भी कॉम्पोजिशन थे, सो उसको त्रिपिटका कहा जाता है। त्रिपिटका यानी कि 3 गो पिटका, यानी कि 3 गो टेक्स्ट। सो गौतम बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स थे, सो उन सारी टीचिंग्स को 3 टेक्स्ट में कंपोज किया गया है, उसी को त्रिपिटका कहा जाता है। सो त्रिपिटका का लिटरल मीनिंग होता है 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। सो नाउ अब हम लोग तीनों ही पिटका यानी कि तीनों ही टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला है विनया पिटका। सो विनया पिटका में गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बताए गए थे, जो कि उन सारे लोगों को फॉलो करना था जिन सारे लोगों ने संघ या फिर मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन किया था। सो संघ या फिर मोनेस्टिक ऑर्डर का अब सिंपल मीनिंग समझ लीजिए कि आश्रम। सो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी संघ को फाउंड किया गया था, सो अगर किसी भी व्यक्ति को उस संघ का, उस मोनेस्टिक ऑर्डर का मेंबर बनना है, अगर किसी भी व्यक्ति को मॉन्क बनना है, देन उन्हें इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। सो विनया पिटका में बेसिकली इन्हीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रखा है। दूसरा जो टेक्स्ट है वो है सुत्ता पिटका। सो इसमें गौतम बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स है, उनके जितने भी आइडियाज है, सो उन्हीं सारी चीजों को सुत्ता पिटका में इंक्लूड किया गया है। एंड तीसरा है अभिधम्मा पिटका। सो ये फिलोसफिकल मैटर्स के साथ डील करता है, यानी कि गौतम बुद्ध के जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज थे, सो वे सारे जो आइडियाज थे जिसमें एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, लाइफ के बारे में बताया जाता है, अल्टीमेट जो रियलिटी है, सो वो सारे जो आइडियाज थे, सो उन सारे फिलोसफिकल मैटर्स या फिर फिलोसफिकल आइडियाज को अभिधम्मा पिटका में इंक्लूड किया गया है। सो आई होप कि आपको ये तीनों ही पिटका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि बुद्धिज्म, ये जो ट्रेडिशन था, ये जो रिलीजन था, इसका इमर्जेंस इंडिया में तो हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो रिलीजन था वो इंडिया में ही सीमित था, नहीं, बल्कि बुद्धिज्म ये जो ट्रेडिशन था, ये जो रिलीजन था, वो दूसरे कंट्रीज में भी ट्रेवल करता है, वो न्यू न्यू एरियाज में, वो न्यू न्यू रीजन में ट्रेवल करता है, स्प्रेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, एंड इवन श्रीलंका में भी कुछ दूसरे टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है। सो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, दैट इज विनया पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। सो इन तीनों ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अलावा और भी दूसरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीपावमसम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, एंड साथ ही साथ महावंसा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट क्रॉनिकल। सो इन 3 इंपॉर्टेंट पिटकास के अलावा भी दूसरे भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीपावमसम एंड महावंसम। सो इन सारे टेक्स्ट में बेसिकली बुद्धिज्म के रीजनल हिस्ट्रीज को डिस्क्राइब किया गया है। बुद्धिज्म का जो रीजनल हिस्ट्री है, सो वही सारी हिस्ट्रीज को कंटेन किया गया है इन सारे टेक्स्ट में ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे टेक्स्ट के अलावा भी और भी कई सारे बुद्धिज्म रिलीजन के ऊपर वर्क किया जाता है, और भी कई सारे टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है, जिसमें बेसिकली बुद्धा का जो बायोग्राफी है, उनका जो जीवन है, उसको दर्शाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि गौतम बुद्धा अपने लाइफ में किन सारे स्ट्रगल को फेस करते हैं एंड उन्हें किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो गौतम बुद्धा का जो पूरा बायोग्राफी है, सो बायोग्राफी को भी डिस्क्राइब किया जाता है अलग अलग टेक्स्ट या फिर अलग अलग वर्क में ना। नेक्स्ट हमें इन सारे टेक्स्ट के लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। सो जितने भी ओल्डेस्ट टेक्स्ट थे, जैसे कि ये जो त्रिपिटका है, सो ये सारे जो ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, सो इन सारे टेक्स्ट को पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। एंड फिर बाद में जितने भी दूसरे कॉम्पोजिशन को किए गए, बाद में जितने भी दूसरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया, सो वे सारे टेक्स्ट को बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब बुद्धिज्म ये जो ट्रेडिशन है, ये ईस्ट एशिया तक स्प्रेड होता है, ईस्ट एशिया तक ट्रेवल करता है। सो इसकी वजह से चाइना में रहने वाले जो 2 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स थे, जो 2 इंपॉर्टेंट यात्री थी, जिनका नाम था फा जियान एंड ज़ुएंगज़ैंग, सो ये लोग चाइना से इंडिया में ट्रेवल करते हैं इन सर्च ऑफ दिस टेक्स्ट। सो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो इन सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के तलाश में ये जो 2 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स थे, ये जो 2 इंपॉर्टेंट यात्री थे, वो चाइना से इंडिया में ट्रेवल करते हैं। सो ये लोग इंडिया आके इन सारे टेक्स्ट को अपने कंट्री में लेके जाते हैं, और अपने कंट्री के जो स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा इन सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाते हैं। सो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली या फिर संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, सो उन सारे टेक्स्ट को वो लोग अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, एंड इसके थ्रू वो लोग बुद्धा का जो आइडियाज है, बुद्धा का जो टीचिंग है, उसको प्राप्त करते हैं, उसको समझते हैं। सो ये जो 2 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स थे, सो जब ये लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के तलाश में इंडिया आते हैं, सो उसी दौरान वे लोग अपने अकाउंट्स को भी लिखते हैं। सो इन्हीं सारे ट्रेवल्स अकाउंट्स के थ्रू भी हमें अपने अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है
ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट टीचर थे जो कि दूर दूर के प्लेसेस में जाते थे एंड बुद्धिज्म ये जो रिलीजन है इसको स्प्रेड करते थे, बुद्धा की टीचिंग को दूर दूर तक फैलाते थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सो वो सारे ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है इन मैन्युस्क्रिप्ट। सो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन टेक्स्ट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि हाथ से लिखे गए थे, सो ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। सो एशिया के अलग अलग पार्ट्स में जितने भी मोनेस्ट्रीज है, जितने भी मठ वगैरह है जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, सो उन सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में ये सारे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो आज भी प्रिजर्व है। एंड एट द लास्ट लाइन हमें ये बता रखा है कि जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, जैसे कि पाली, संस्कृत, चाइनीज एंड तिब्बतन लैंग्वेज, सो ये सारे अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो उन सारे टेक्स्ट को आज के टाइम पीरियड में उसका मॉडर्न ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है ताकि हम लोग बुद्धा का जो आइडियाज है, बुद्धा का जो टीचिंग है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके। सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, सो ये कंप्लीट होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बस इतना तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको सेकंड टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, अगर आप मेरे हर एक वीडियोस को देखते हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट में डाउन एंड साथ ही साथ प्लीज ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।